संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं इससे आपको आश्चर्य हो सकता है लेकिन मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव रिजल्ट्स ने इंडिया गठबंधन को एक सुनहरा मौका दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम खड़ा कर दिया। आप कहेंगे कि हरियाणा में जहां पे हवा चल रही थी कांग्रेस की और एग्जिट पोल में सेफोलॉजिस्ट और पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, अच्छी तरह जीत रही है, और एक भी पत्रकार नहीं कह रहा था कि कांग्रेस की हारने की संभावना है। वहां कांग्रेस की हार पे आप एक नए प्रकार के अवसर पैदा करने के बाद स्वामी साहब कैसे कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट थे, छत्तीसगढ़ में थे, मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में था, हरियाणा में था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, हार गई। ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि 48 घंटे में इलेक्शन बदल दिया। बाद में गोदी मीडिया ने, बाद में बाकी लोगों ने, और टाइगर ने, लॉयन ने, एलिफेंट ने, बियर ने, हर तरह के लोगों ने कांग्रेस के अंदर नुक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा सुअवसर आज इंडिया गठबंधन के सामने पैदा हो गया है, अगर वो इसका उपयोग करें तो, और सब लोग समझदारी से एक ऐसा निर्णय ले जो सबके हित में है, राष्ट्र के हित में है और देश के लोकतंत्र और संविधान के हित में है। मैं अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं, कृपा करके उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह बात अब सिद्ध हो गई, पहला कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सहयोगी होता है भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म कर देती है। चाहे पंजाब के अंदर अकाली दल हो, चाहे हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे तेलंगाना के अंदर बीआरएस हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार हो, उन्होंने एक एक करके अपने जितने भी सहयोगी थे, या बीजू जनता दल के उड़ीसा के अंदर हूं, मैंने जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतरी, अभी तक के इतिहास में किसी को पनपने का मौका नहीं मिला, सब खत्म हो गए। और जो अभी बचे हुए हैं, जैसे जेडीयू बचा हुआ है, जैसे टीडीपी बचा हुआ है, ये भी अगले इलेक्शन तक मेरे भविष्यवाणी के अनुसार साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर ये नहीं चेते, उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया तो। वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी को यह बात समझ में आ गई है, इसलिए उन्होंने पहली बात तो यह कही, एक एक करके मैं बताता हूं। जगन रेड्डी ने कहा, पहला तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का मैं समर्थन करता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हरियाणा का यह रिजल्ट आएगा, इससे यह पता चलता है, उन्हें लगता है कि तेलंगाना में जैसे उनकी बिल्कुल बुरी हालत हो गई असेंबली के अंदर, इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि हेरा फेरी और मैनिपुलेशन हुआ नहीं हुआ, ये तो आई डोंट नो। ये आपको पता ही है कि बिहार के अंदर जेडीयू पिछले 20 साल से थोड़ा समय छोड़ते हुए ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रही, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अकाली दल के कंधे पे बैठ के पंजाब में प्रवेश किया, इंडियन नेशनल लोकदल के कंधे पे बैठ के हरियाणा में प्रवेश किया, जैसे महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे के कंधे पे बैठ के महाराष्ट्र में प्रवेश किया, और उसके बाद सबको एक एक करके किनारे लगा दिया। शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया, मैंने हर पार्टी को तोड़ दिया, कांग्रेस को भी तोड़ दिया, उनके बड़े बड़े नेताओं को ले लिया, चाहे वो भ्रष्ट थे, लेकिन ले लिया, उनको खत्म। मतलब ये कोशिश की कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। अकाली दल की स्थिति क्या है आप जानते ही हैं। आज पंजाब के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की क्या स्थिति है। इंडियन नेशनल लोकदल का केवल एक व्यक्ति जीता है विधायक हरियाणा में, और बीएसपी का एक जीता है, और जजपा जो कि दुष्यंत चौटाला की बड़ी राइजिंग पार्टी थी, वो भी खत्म हो गई। अब उसका बिल्कुल वोट परसेंटेज खत्म हो गया, और एक भी विधायक नहीं है, बल्कि जमानत भी शायद कहीं नहीं बची। दुष्यंत चौटाला खुद की जमानत नहीं बची।
बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया 10 साल, ये सोचते हुए कि उपकृत होंगे, वो उनका ध्यान रखेंगे। और इस बार के इलेक्शन में उन्होंने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया बीजू जनता दल का। पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं मिली, खत्म, कोई रियायत नहीं। बीआरएस को तेलंगाना में खत्म कर दिया, वो भी सहयोगी पार्टी थी। जगन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में खत्म कर दिया, वो भी सहयोगी पार्टी थी। बल्कि बीआरएस के जो एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स हैं वो अनट्रेसेबल हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें बहुत सारे लोग या तो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं या कांग्रेस में जाने वाले हैं। अगर वो विधानसभा राज्य के अंदर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस में जाएंगे, और अगर केंद्र सरकार की गुड बुक्स में आना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो बीजेपी में जाएंगे। लेकिन बीआरएस को खत्म कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जो नए सहयोगी हैं, समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा ही होंगे क्योंकि इतनी राजनीति में है, इतनी बड़ी पकड़ उन्होंने बनाई है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी ज्यादा अनुभवी हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ऐसा मैं मानता हूं, होंगे भी, हैं भी। चिराग पासवान भी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, वो भी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। एकनाथ शिंदे भी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। अजीत पवार भी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। एक बात तो सारे एक्स सहयोगी जो खत्म हो गए हैं और आज के सहयोगी जो अगले चुनाव तक खत्म होने वाले हैं, उन सबके दिमाग में एक चीज तो आई होगी। जैसे बिहार के असेंबली इलेक्शन में आपको पता ही है, सबको पता है, नीतीश कुमार को भी पता है कि बिहार के अंदर चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान की टिकट पे इलेक्शन लड़ाया उन सीटों पर जहां पे जेडीयू लड़ रही थी, और जहां पे बीजेपी लड़ रही थी वहां पे नहीं लड़ाया। उससे क्या हुआ कि बीजेपी की सीटें बढ़ गई, आरजेडी की बढ़ गई, लेकिन जेडीयू की सीटें कम हो गई। तो बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार की लगभग खत्म हो गई। अब ये बात नीतीश कुमार को तो पता है, ये भी पता है उनको कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सरकार आई है अपनी 240 सीटों को बढ़ाने के चक्कर में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाने के चक्कर में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के प्रयास में है। चिराग पासवान की पार्टी को भी, एलजेपी को भी तोड़ने के प्रयास में है। वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी की पार्टी को भी तोड़ने के प्रयास में है। और महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि इनकी वजह से हम लोकसभा में कैंडिडेट नहीं जिता पाए, अजीत पवार को भी किनारे लगाने का प्रयास हो रहा है। अभी जब अमित शाह साहब गए मुंबई तो एकनाथ शिंदे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसका माने उन्हें कुछ भनक मिली। अजीत पवार तो चाचा से रोज कोशिश कर रहे हैं कि उनका वो वापस ले लें, लेकिन शरद पवार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी लोगों ने एनसीपी को छोड़ा है उनकी सीट पे इंश्योर करें कि एनसीपी अजीत पवार के लोग न जीते हैं, कम से कम वो न जीते जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। जगन रेड्डी ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया, चंद्रबाबू नायडू ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया, नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया, चिराग पासवान ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया। कांग्रेस और आरजेडी और सपा ये तो पहले से करते आए हैं। तो बीजेपी इस मामले में शांत है। वो कहती है जातीय जनगणना हो लेकिन डिस्क्लोज ना हो, पता किसी को न चले। अरे पता नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा किसको फायदे मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी की अलग अपनी फिलॉसफी, उसको अपने सवर्ण वोट बैंक को बचाना है और बाकी वोट को यूज करती है, लेकिन मेन जो ब्लॉक वोट है उसका वो सवर्ण वोट बैंक है। खैर, अब मैंने जैसे शुरुआत की थी कि ये हरियाणा के इलेक्शन ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है इन सब लोगों को, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जिसमें जगन रेड्डी भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं, अजीत पवार भी हैं, यह अब अगली बारी आपकी है। जितने पुराने सहयोगी थे वो तो खत्म कर दिए गए, अब आप नए सहयोगी हैं तो अगले इलेक्शन में आप खत्म कर दिए जाएंगे। अभी तो पैर जमाया है उन्होंने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से, और उसके बाद देखिएगा किस प्रकार से ये चंद्रबाबू नायडू को खत्म करेंगे और उसके बाद आंध्र प्रदेश में वैसे ही उभरेंगे जैसे पंजाब में उभर नहीं पाए, कोशिश की, हरियाणा में उभरे, बिहार में उभरे, महाराष्ट्र में उभरे। ये पता है
चंद्रबाबू नायडू को भी और जगन रेड्डी को भी, ये बीजू जनता दल के को भी पता है, इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो इंडिया गठबंधन के। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब आपका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और जितने राज्यसभा मेंबर्स थे वो भी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीति की कैरेक्टरिस्टिक है। जो सत्ता में होता है लोग उसके साथ होते हैं और जो विपक्ष में होता है उसके साथ कोई नहीं होता। अब आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी और सीबीआई से बचना है, राज्यसभा का टिकट चाहिए, कुछ चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी में जाओ। तो बीजू जनता दल के लोग भी उधर जा रहे हैं। अच्छा, हरियाणा के इलेक्शन ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी की हवा चले, आंधी चले, हवा चले, सुनामी चले, सारे एग्जिट पोल वाले, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे पत्रकार, सारा गोदी मीडिया ये फोरकास्ट करे कि अपोजिशन जीत रहा है, लेकिन अंत में चाहे शुरू में बैलेट पेपर्स में 72-73 सीटें कांग्रेस 90 में से जीतती हो हरियाणा में, और शुरू के 2 घंटे भी लगातार जीत रही हो, लेकिन अचानक परिवर्तन हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी, जिसमें बीजेपी वालों को खुद विश्वास नहीं होगा, अपोजिशन वालों की। फिर उसके बाद गोदी मीडिया, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, बियर सब आगे कहेंगे कि कांग्रेस में ये गलती है, कांग्रेस में वो गलती है, जबकि चुनाव होने, पोलिंग होने के पहले, काउंटिंग होने पहले कोई ये सब नहीं बोल रहा था। इसका माने अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव रिजल्ट को जस्टिफाई किया जाए, लेकिन ये सारे सहयोगियों को अब पता चल गया है, जो अभी हैं, जो चले गए वो तो निपट गए, जो हैं उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी इनको भी निपटा देगी। समय का फेर है केवल। अब मान लीजिए इलेक्शन है बिहार का, होगा 6 महीने बाद। अब उस इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के पास राजीव अग्रवाल साहब हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त भी अब प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होता है। तो एक प्रकार से एक छत्र है, जिसको चाहे वो बना दें। राजीव अग्रवाल साहब को बना दिया, जिनके बारे में अफवाह है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अफवाह है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। और वो मानी बात है, कोई भी आदमी उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो इतना ज्यादा सोचेगा, कहाँ आईएएस थे, कहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, सलामी मिलेगी, गारद मिलेगी, घोड़े से लोग सैल्यूट मारेंगे। तो हो सकता है, हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं, खबर है। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षा ये है कि पिछली बार जो उनकी सीटें कम हो गई थी, जो चिराग पासवान के माध्यम से बीजेपी ने कम कराई थी, और ये पता है नीतीश कुमार इस बार भी, और जब राजीव अग्रवाल उनके साथ हैं तो इस बार तो उनकी सीटें 5-10 पे रह जाएंगी विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें हो जाएंगी, आरजेडी की और कांग्रेस की मिला के जितनी होंगी। लेकिन यह मतलब है कि अभी तक जो उपकृत करते आए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के, इसके बावजूद कि उनके कम सीटें हैं, अब वो कहेंगे भाई 10-15 सीटों पे आपको कैसे सीएम बना दें, और एक तरह से वो नीतीश कुमार को निपटा देंगे। अच्छा, ये मुझसे ज्यादा ये नीतीश कुमार को बात पता है कि वो निपटा देंगे, और पता है उन्हें निपटा देंगे। यही झारखंड में होगा। अब उनको चंपाई सोरेन को तो निपटा ही दिया एक तरह से, उनका कोई खबर नहीं, कोई नामो निशान नहीं। बाबूलाल मरांडी पहले ही से हैं, अर्जुन मुंडा पहले ही से हैं, रघुवीर दास पहले ही से हैं। ये सारे लोग तो हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। चंपाई सोरेन को और उन्होंने फंसा लिया अपने जाल, और फंस गए, जानते बूझते भी फंस गए। अब प्रश्न यह है कि ये सारी स्थिति तो नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, चिराग पासवान को, सबको पता है। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है और जनता की बड़ी कृपा है, ये इस बार का जो लोकसभा का रिजल्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को निरंकुशता का अवसर नहीं मिला है। 240 सीटें हैं और इतनी ही सीटें करीब करीब इंडिया गठबंधन के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए है और मोदी जी की सरकार इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे उनके साथ हैं, अजीत पवार की एक पार्लियामेंटेरियन उनके साथ हैं, चिराग पासवान उनके साथ हैं, नीतीश कुमार उनके साथ हैं, और चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस अभी तक उनके साथ है। अब आइडियल सिचुएशन क्या बनती है, आदर्श स्थिति क्या बनती है, और जिसमें मंथन शुरू हो गया है, सूत्रों से बता रहा हूं, इसमें मंथन शुरू हो गया और हो सकता है कब, यह मैं नहीं कहूंगा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन बिहार चुनाव के पहले।
क्योंकि ये पता है अब सबको, अपोजिशन पार्टीज के पुराने सहयोगी और नए सहयोगियों को, कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, तब तक अपोजिशन का विधानसभा चुनाव में जीतना असंभव है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने कहा भाई ठीक है, हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में हम जीतते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड में जीतेंगे तो प्रश्न उठ जाएगा, इसलिए मुस्लिम में उन्होंने वहां पे एनसी की सरकार बना दी। लेकिन वहां क्योंकि एलजी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, इसलिए वहां सरकार किसी की बने, सरकार तो चपरासी का भी अपॉइंटमेंट एलजी साहब करेंगे, वही दिल्ली में है, बनने दी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार। अब सरकार कुछ भी करे, एलजी साहब तो मकान नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मकान जो है आतिशी को नहीं दे रहे हैं, उसमें ताला लगा दिया, आतिशी बाहर बैठ के सोफे में काम कर रही है। तो इसका मतलब यह है, बिना मोदी जी की इच्छा के कोई ना जीत सकता है ना सत्ता में रह सकता है। अगर आ भी गया, जनता ने जिता भी दिया, तो तोड़ फोड़ करके उसकी सरकार को गिरा देंगे, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, कर्नाटका में पहले किया गया था। अब सॉल्यूशन क्या है? जो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला यह बन रहा है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। और अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, ये सब दे जॉइन हैंड्स, ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। जैसे हमारे मैनेजमेंट में कहते हैं ना कि ऐसी ही चीज सफल होती है जिसमें एवरीबडी विंस, नोबडी लूजेस। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका फायदा हो, इसमें सबका फायदा है। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए तो ये फिर सारा राजीव अग्रवाल साहब भी बदल दिए जाएंगे, फिर तो देश के प्रधानमंत्री उस कमेटी में होंगे जो कि चुनाव अधिकारी का नियुक्ति करेंगे, तो नीतीश कुमार करेंगे, फिर तो राजीव अग्रवाल थोड़ी रहेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी बनेंगे, मेजोरिटी चेंज हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव, आरजेडी बिल्कुल खुश हो जाएगी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के बीच का संघर्ष था वो खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन में जाए तो लोग पूछेंगे कि आप क्यों गए, तो कहेंगे भाई ये तो 15,000 करोड़ दे रहे थे, उन्होंने स्पेशल राज्य दे दिया जो 90,000 1,00,000 करोड़ का मिलेगा और राजधानी बनाने में हमको मदद मिलेगी, इसलिए राज्य के हित में हम इंडिया गठबंधन में गए। तो ही विल जस्टिफाई एंड पीपल विल एक्सेप्ट इट। जगन रेड्डी को भी 4 सीटें उनके पास हैं पार्लियामेंट की, तो उनको भी यह है कि भाई कम से कम सेफ हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, झगड़े टंटे नहीं होंगे, मैं भी होऊंगा इंडिया गठबंधन में, और आपस में राज्य स्तर पे हम संघर्ष करेंगे जैसे केरला में कांग्रेस और कम्युनिस्ट करते हैं, लेकिन कम से कम केंद्र से हमें दबाव नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर भी एकनाथ शिंदे जो अमित शाह से मिलने से इनकार करते हैं, उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, और उसके बाद आगे के चुनाव में, बिहार के चुनाव में क्या होगा कि अभी जो संभावना है कि बिल्कुल नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया जाएगा, 10-15 सीटों में समेट दिया जाएगा, क्योंकि ईवीएम आपके पास है, कब आपको सीसीटीवी बंद करना है, कब खोलना है, कब नीतीश कुमार को बढ़ाना है। सफोलॉजिस्ट कहेंगे नीतीश कुमार जीत रहे हैं, बाद में नीतीश कुमार को 5 सीटें, फिर वो लोग जस्टिफाई करेंगे कि नीतीश कुमार क्यों हारे, किसकी गलती से हारे, जबकि वास्तविकता में कारण सबको पता है क्यों हारे। और ये भी जानते हैं नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे कि अगर ये सरकार सत्ता में बहुत दिन रही तो उसके बाद जैसे शिवसेना को निपटाया गया, जैसे एनसीपी को निपटाया गया, जैसे हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल को निपटाया गया, पंजाब के अंदर अकाली दल को निपटाया गया, उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल को निपटाया गया, तेलंगाना के अंदर बीआरएस को निपटाया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस को निपटाया गया, एक एक करके ये सब निपट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर जैसे होता है ना कैमल्स नोज, वो कहते हैं कि अगर तंबू के अंदर आपने ऊंट को नाक घुसाने की जगह दे दी तो फिर वो तंबू के अंदर होगा और बाकी तंबू में रहने वाला बाहर होगा। तो वो स्थिति है देश की वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। अगर अपने स्टेट में आपने इनको घुसाया तो उसके बाद आप गए। जैसे बंगाल के अंदर भी अगर ममता दीदी ने
जगह थोड़ी भी उनको स्पेस दे दी सीपीएम को निपटाने के चक्कर में, तो सीपीएम तो निपट गई, कांग्रेस तो निपट गई वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टीएमसी की मुख्य प्रतिद्वंदी बन गई। और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में केंद्र की लेकिन जब तक केंद्र की सत्ता में रहेगी तब तक वो ये सब कर सकती है। जिस दिन वो केंद्र की सत्ता से हटी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे और अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहे, तो सारी परिस्थिति बदल जाएगी। फिर आज जिन पे ईडी इंक्वायरी हो रही है वो ईडी इंक्वायरी रिकमेंड करेंगे और जो करा रहे हैं उनके ऊपर ईडी इंक्वायरी होगी। तो मेरे ख्याल से इस पे नीतीश कुमार भी सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं कि बिहार का अगला इलेक्शन में उनकी स्थिति यह ना हो जाए कि वो राजनीतिक रूप से बिहार में निपट जाएं। चंद्रबाबू नायडू भी स्पेशल स्टेटस उनके पास एक है बढ़िया ऑफर। महाराष्ट्र के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार होते हैं और बेईमानी नहीं होती और हेरा फेरी नहीं होती है और सारी चीजें नहीं होती हैं, तो वहां भी महाअघाड़ी की सरकार बन सकती है। तो हर राजनीतिक दल के लिए जो निबट गए वो और जो निबटने वाले हैं वो, सबको ये समझ में आ गया है कि हमारे लिए उस साइड में जाना जहां बेहतर है, जहां पे कम से कम हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे। क्योंकि कांग्रेस के साथ जो भी क्षेत्रीय पार्टी आई है अभी तक वो बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टी आई है वो निबट गई। तो मेरे ख्याल से ये विचार कीजिएगा, और अगर ये विपक्षी दल के नेता इसको सुनते हो वो भी विचार करें। लेकिन अगर इस प्रकार का हरियाणा के चुनाव ने जो एक थ्रेट दिया है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का रिकॉग्निशन मिले और एक ऐसी सरकार बने, क्योंकि 2 कमरे के 2 बेडरूम का फ्लैट है, एक की सफाई बहुत ज्यादा हो गई, एक में बहुत सारी गंदगी है। जिसकी सफाई हो गई उसको थोड़े दिन छोड़ दिया जाएगा, जिसकी सफाई नहीं हुई अब उसकी सफाई शुरू होगी। लेकिन कम से कम देश के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र और संविधान स्थापित होगा जहां किसानों को 13 महीने दिल्ली के आसपास रोका नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा। जो बच्चों के साथ बेरोजगारी का प्रकोप है वो नहीं होगा, पहलवानों के साथ अत्याचार अनाचार नहीं होगा। तो असली मुद्दा यह है कि अगर इस प्रकार से एक थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलने की इच्छा हो अपोजिशन के पास, इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जहां तक मुझे खबर मिली है इस पे काम करना भी शुरू हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जेडीयू को, एलजेपी को, एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने का प्रयास करेगी। लेकिन तब टूटेंगे ये लोग या इनके कुछ लोग जब सत्ता में माननीय मोदी जी होंगे। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि सत्ता में नीतीश कुमार आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग जो आज सिटिंग एमपी हैं या राज्यसभा में हैं, वो भी लौट के अपनी पार्टी में चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को धता बता देंगे। क्योंकि पहले ही मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, राजनीति में जो सत्ता में होता है लोग उसके साथ रहते हैं, जो संघर्ष करता होता है उसके साथ कोई नहीं रहेगा। राहुल गांधी को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है, अखिलेश यादव को कोई आपत्ति नहीं है, नीतीश को, मतलब किसी भी, ना तो इंडिया गठबंधन के आज के लोगों को कोई आपत्ति है और ना जो एनडीए गठबंधन में नए नए सहयोगी हैं उनको इसमें कोई आपत्ति है। तो दिस फॉर्मूला will be able to save democracy and constitution of India. I hope everybody understands it. नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।